अस्सलामुअलैकुम नादरीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नादरीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन पे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद, शेख जुल्फ़ार अली भुट्टो ला यूनिवर्सिटी से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें इस वक्त ज्वाइन किया। इंजीनियर, प्रोफेसर डॉक्टर, वाइस चांसलर इस्लामिया बहावलपुर यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है। अतर महबूब साहब, सर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में शामिल होने का। हम डॉक्टर रुखसार अहमद साहब की जानिब जाएंगे कि डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं और हम यूनिवर्सिटियों को अच्छे अंदाज से भी देख रहे हैं और रैंकिंग पे भी हम जा रहे हैं। हायर एजुकेशन भी अब उस लेवल पर आ रहा है, यानी मार्केटिंग भी हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वाइस चांसलरों का जो किरदार है वो हीरोज के तौर पर आना चाहिए, या फिर ठीक है बस हीरोज वही हों जो फिल्मी एक्टर हों? सबसे पहले तो शाकिर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक़्त दिया अपने इस यूनिवर्सिटी टाइम चैनल पर। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब, वाइस चांसलर, जिनको आपने वक़्त दिया है, ज़हमत दी है, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जो बात शाकिर साहब आपने सवाल किया है कि हीरोज़ की बात, देखिए, जो तो वाइस चांसलर्स का जो दर्जा है, ये तो अकाबरीन में शुमार होता है। और जो यूनिवर्सिटी के सरबराह होते हैं, देखिए, जो हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी, हमारी कौम को जो आगे ले जाने वाले इदारे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी का किरदार ये किसी से इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हर शख्स जानता है कि यूनिवर्सिटी का क्या किरदार होता है। और यूनिवर्सिटी के जो सरबराह होते हैं, लाइक डॉक्टर अतहर महबूब साहब जैसे लोग जो हैं, वो जब वो लीडर होते हैं तो वो इदारा बहुत आगे तरक्की भी करता है। और ये वो लोग हैं कि जो वाक़ई कौमी हीरोज़, इनको आप कहेंगे नेशनल हीरो। तो ये वो लोग हैं कि जो कौम को एक राह दिखाते हैं, कौम को एक रास्ते पे डालते हैं, कौम के ये मेमार हैं। यानी ये वो डेवलपर हैं कि जो किसी भी कौम, किसी भी सोसाइटी को बनाते हैं। तो बस इस सिलसिले में यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने मुफीद मालूमात हमें फराहम की। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब, आप तमग़ा इम्तियाज़ हैं और वाइस चांसलर इस्लामिया बहावलपुर यूनिवर्सिटी के। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने का। सर, हम चाहेंगे कुछ आप अपनी तालीम के बारे में हमें बताइए। जी, जी, शाकिर भाई, सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे मदऊ किया, मुझे शामिल किया इस एफ़र्ट में। और मैं आपके तवस्सुत से 9 साल बाद डॉक्टर रुखसार अहमद साहब से भी आज मुलाकात हुई। हम पुराने यादें हमने ताज़ा की। उस इस हवाले से कि मेरा अपना जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाइस चांसलर तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे। मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी, अगर मैट्रिक को काउंट करें तो वो कैडेट कॉलेज पिटारो से थी। जो उससे पहले की स्कूलिंग है कुछ फ्रांस में और कुछ इंग्लैंड में और कुछ पाकिस्तान में हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने पीएएफ डिग्री कॉलेज पेशावर से किया। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और 8 साल मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की। बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया और आला तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गया। पहले तकरीबन 6 साल मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जॉब की। उसके बाद फिर मैं अपनी पीएचडी स्टडीज के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की जो एक आला इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, जिसका कराची में एक कैंपस है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ मैं पीएचडी के लिए तकरीबन 4 साल मैंने लगाए और अपनी पीएचडी मुकम्मल की। तो ये तो एक तालीमी सिलसिला है। पीएचडी जो है वो टर्मिनल डिग्री समझी जाती है मिनिमम यूनिवर्सिटी में फुल टाइम फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो उसके बाद ये तो एक तालीमी बैकग्राउंड था। इस पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मैंने जर्मनी में भी टाइम लगाया, कोरिया में भी टाइम लगाया, वहाँ के रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट किया। जो मेरी पीएचडी की तहकीक थी वो क्रिप्टोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से डील करता है। उसमें मैंने बहुत हाईली एफिशिएंट एल्गोरिदम्स डेवलप किए चिप के ऊपर इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट करने के, जिसको हम कंप्यूटर चिप कहते हैं। और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर में हाई हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करने के नए तरीके मैंने अपनी पीएचडी रिसर्च में दरियाफ्त किए, वो पब्लिश किए। तो उसके बाद मेरा अपना जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो एम्बेडेड सिस्टम,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी अच्छा जी शाकिर भाई, तो आप कहें तो जी, जी। डॉक्टर साहब हमें आगे ये भी मैं फिर बताइए। प्रोफेशनल जी। उसके हवाले से बात कर सकता हूँ, जो जॉब रिलेटेड मेरा करियर है। अच्छा डॉक्टर साहब एक एक काम ये करते हैं कि किसी शहर के कोने पे ना थोड़ा-सा खड़े हो जाएँ 10-15 मिनट के लिए, तो फिर हमारी आवाज़ कटेगी नहीं। शाकिर भाई, आवाज आपकी रुक गई। हाँ, थोड़ा मैंने कहा कि किसी जी ऐसे एरिया। बिल्कुल, ये अभी अभी 2 से 3 मिनट में मैं जो लाहौर के अभी शहर में हम ट्रेवल कर रहे हैं, 2 मिनट के अंदर डेस्टिनेशन पे फिलेटीज होटल पहुंच जाऊंगा, जहां मेरा रात को क़याम है। मैं इस्लामाबाद से अभी आ रहा था और रास्ते में ये लाहौर माल रोड के ऊपर से अभी हम गुजर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब सही हो जाएगा। अच्छा अब इस्लामिया कॉलेज के हवाले से बताइए, इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से सर। जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मेरी तैनाती हुई जुलाई 2019 में। मैं 16वां वाइस चांसलर था। ये इदारा 1925 में कायम हुआ था। रियासत बहावलपुर के ज़माने का इदारा है। उस वक्त इसका नाम 1925 में रखा गया था जामिया अब्बासिया, और जामियातुल अज़हर के पैटर्न पे उन्होंने एस्टैब्लिश की थी, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान और सैयद सुलेमान नदवी, इन दोनों की तहरीक पर नवाब बहावलपुर ने जामियातुल अज़हर के एक डेलीगेशन की आमद के बाद फैसला किया कि वो अपनी रियासत में जामिया अब्बासिया बनाना चाहते हैं। और फिर जब ये पाकिस्तान में रियासत जम हुई, तो इसका नाम जामिया इस्लामिया रख दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत अयूब खान साहब की गवर्नमेंट में। 1975 में जब उस वक्त की हुकूमत ने गोमल यूनिवर्सिटी, डीआई खान और मुल्तान में यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, तो बहावलपुर के लोगों ने भी डिमांड किया कि हमें यूनिवर्सिटी दें। तो फैसला किया गया कि जो जामिया इस्लामिया है, इसको अपग्रेड करके इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के नाम से एक जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी का चार्टर दे दिया जाएगा। तो ये जो इदारा है, इसकी खास बात यह है कि इसने एक मदरसे से स्टार्ट लिया अपना, और अब ये 4th जनरेशन यूनिवर्सिटी बन गया है। दुनिया में रैंकिंग्स में आता है। अभी 500 से 1000 के दरमियान जो रैंकिंग्स है वहां पे है, और हमारी एफर्ट्स हैं कि इसको जल्द से जल्द टॉप 500 में ले जाया जाए, और फिर उसके बाद एक सफर किया जाए 100 की तरफ। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की अगर अभी बात करें, तो तकरीबन 50,000 से जायद ऑन कैंपस हमारे स्टूडेंट्स हैं, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में तकरीबन 80,000 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बहावलपुर डिवीजन की बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें 14 फैकल्टीज हैं, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, वेटनरी की बात करें, फार्मेसी की, हेल्थ साइंसेज की, सोशल साइंसेज की, नेचुरल फिजिकल साइंसेज की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, आर्ट एंड डिजाइन की बात करें, तो हर शोबे की फैकल्टी मौजूद है। 14 फैकल्टीज हैं। उसके अंदर 129 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, और तकरीबन 478 डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं, जिसमें 200 के करीब बैचलर्स लेवल पे हैं, और कोई 100 से जायद एमफिल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, और तकरीबन 50 से जायद जो हैं वो पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स तो जैसे मैंने बताया 50,000 से तजावुज कर चुके हैं। उस लिहाज से ये पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी। हमारे 7 कैंपसेस हैं। जो फुल टाइम फैकल्टी है उसकी तादाद तकरीबन 1100 है, जिसमें तकरीबन 500 के करीब पीएचडी क्वालिफाइड हैं। और हमारा टारगेट है कि फुल टाइम फैकल्टी को अगले 6 महीने में तकरीबन 1600 के करीब हम उसकी तादाद ले जाएंगे। और विजिटिंग फैकल्टी इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी के कुल एम्प्लॉइज की तादाद इस वक्त 4500 है। हमारा जो एनुअल बजट है, ऑपरेटिंग बजट, वो 7 अरब रुपए है। जब मैंने ज्वाइन किया था 3 साल पहले, तो स्टूडेंट्स की तादाद 13,000 थी। तो 2.5 साल में मैं 13,000 स्टूडेंट्स को तकरीबन 52,000 यानी 4 गुना पे ले गया हूँ। और जो बजट है वो तकरीबन 2.5 पौने 3 अरब रुपए होता था सालाना, जो अब 7 अरब से तजावुज कर चुका है। और इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन 12 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो मेरे दौर के हैं, वो इन प्रोग्रेस हैं, जिसमें 2 से 2.5 अरब रुपए के कंप्लीट हो चुके हैं, और तकरीबन 10 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं वो अगले 2 साल में कंप्लीट होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस से इस वक्त गुजर रही है, जिसमें इसको हम वर्ल्ड रैंकिंग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बारे में मैं थोड़े बहुत तो जानता हूँ, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आपने जिस तरीके से इस इदारे को 13,000 स्टूडेंट से लेकर
52,000 स्टूडेंट्स पे लेकर गए। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत हौसला दे और अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे। ये बड़ी मुझे खुशी हुई है, क्योंकि देखिए जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि ये जो तालीमी इदारे होते हैं, यूनिवर्सिटी जो होती हैं, ये किसी भी कौम के लिए जो है ना, वो एक बड़ा दर्सगाह का एक मुकाम रखती हैं। और आप जैसे माशाल्लाह लीडर जब उसको लीड करते हैं, तो वो यकीनन उस मुल्क और कौम के लिए जो है ना, वो एक मेमार का काम करती है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ उसमें जानना चाहूँगा कि एक ज़माने में मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने विज़िट किया था वेबसाइट को, तो उसमें इस्लामिक लर्निंग की एक फैकल्टी मुझे नज़र आई थी, जिसके अंदर लॉ का एक डिपार्टमेंट मुझे नज़र आया था, जिसमें एलएलबी हो रहा था। चूँकि मेरा लॉ का भी एरिया है, और मैं चूँकि यहाँ पे डीन फैकल्टी लॉ था उस ज़माने में, आजकल एक्टिंग वाइस चांसलर की हैसियत से हूँ। तो मैंने जब वो विज़िट किया, तो मुझे इस्लामिक लर्निंग जब मैंने देखा फैकल्टी, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरानगी भी हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लामिक लर्निंग ही क्यों नाम रखा? इस्लामिक स्टडीज़ भी हो सकता था, इस्लामियात भी हो सकता था, इस्लामिक लॉ भी हो सकता था, कुरान और सुन्ना भी हो सकता था। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है कुरान और सुन्ना। तो मैं सिर्फ़ इस्लामिक लर्निंग के हवाले से कुछ जानना चाहूँगा। ये जस्ट फॉर एक पब्लिक नॉलेज, और ये जो भी लोग इसको प्रोग्राम को देखेंगे, स्टूडेंट्स भी देखेंगे, टीचर्स भी, और जो भी एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है। जी, डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर रुखसार, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जब मैंने फैकल्टीज़ का ज़िक्र किया था, तो ये 2 फैकल्टीज़, फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग, दोनों का ज़िक्र करना मैं भूल गया। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेज़ भी है। तो फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग जो है, ये जो इस्लामिक लर्निंग है, ये इस इदारे की बड़ी ख़ास पहचान थी। और सन 70 की दिहाई तक जब ये जामिया इस्लामिया और जामिया अब्बासिया था, तो ये फेडरेटिंग यूनिवर्सिटी था तमाम दारुल उलूम की। और आलिम की डिग्री जो थी, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जारी की जाती थी। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने इसको ये चार्टर दिया हुआ था। उसके बाद जब ये जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटी बना, तो इस्लामिक लर्निंग की बड़े जय्यद उलमा इधर फैकल्टी में थे, लेकिन अरसा 30-40 सालों में इसमें नए लोग ना आए और पुराने लोग आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से चले गए। तो जब मैंने ज्वाइन किया, तो हमारा एक जो काम है कि हम इस्लामिक लर्निंग को रिवाइव कर रहे हैं। इसमें फिर हमने इसके मजीद डिपार्टमेंट्स बनाए। इसमें तफसीर का डिपार्टमेंट बनाया, हदीस का बनाया, सीरत का डिपार्टमेंट बनाया। उसके बाद इंटरफेथ हार्मनी एंड वर्ल्ड रिलीजन्स का एक डिपार्टमेंट बनाया, ट्रांसलेशन स्टडीज बनाया, और उस एक इस्लामिक लॉ का भी डिपार्टमेंट इधर भी है। और डुप्लीकेशन ये है कि अभी फिक़ह का डिपार्टमेंट इस तरफ भी है इस्लामिक लर्निंग फैकल्टी में। और जो लॉ की फैकल्टी है, उसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो जनरल लॉ का डिपार्टमेंट है जो एलएलबी और एलएलएम कराता है, और एक इस्लामिक लॉ का डिपार्टमेंट है जो अभी पूरी तरह फाल नहीं हुआ, जिसके तहत अभी कोई डिग्री प्रोग्राम फिलहाल ऑफर नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारा इरादा है कि एलएलबी के अलावा एक इस्लामिक लॉ में प्रोग्राम ऑफर करें। अच्छा सर, ये बता दीजिए फिर कि इस वक़्त आपने कितनी वर्कशॉप या सेमिनार्स करवा चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हर दिन में ना इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चूंकि 14 फैकल्टीज हैं, और हर एक की अपने ऑडिटोरियम, जो सेंट्रल ऑडिटोरियम, और 7 कैंपसेस हैं। तो आप समझिए कि दिन के 3 से 4 इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो ज्यादातर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ही होते हैं। तो वो तादाद जो है, वो सैकड़ों की तादाद में है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं। चाहे कोविड था बेशक अभी, लेकिन फिर भी फिजिकली जितनी हो सकी वो हुई। और उसके अलावा वेब बेस्ड तो अब जो है, उनकी तो फिर फ्रीक्वेंसी दिन में 4-4, 5-5 हो रही होती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें दुनिया भर से स्पीकर शामिल होते हैं, पाकिस्तान से भी शामिल होते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, मीडिया स्टडीज है। तो जो आप शाम को टीवी पे डिफरेंट प्रोमिनेंट लोगों को देखते हैं, तो आप समझिए कि दिन भर में हमारे जो वेबिनार्स हो रहे होते हैं, उनमें वही स्पीकर शामिल होते हैं। अभी कुछ दिन पहले अल्लामा इकबाल का 2 डे एक हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी 9 नवंबर की मुनासबत से। तो जस्टिस नासरा जावेद इकबाल आई थी। उसके फिर 2 दिन बाद इवेंट किया था, तो अल्लामा इकबाल के नवासे मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन वो आए थे। उनका 3 घंटे का सेमिनार था। फिर एक डॉक्टर वहीदुज्जमा ब्रिगेडियर वहीदुज्जमा तारिक साहब हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी है अल्लामा इकबाल के ऊपर फारसी के कलाम के हवाले से। तो उनका पूरा 2 घंटे का सेमिनार था। तो आप ये समझे कि फार्मेसी है, या वेटनरी है, या एजुकेशन है, या एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ हवाले से, कभी सॉइल की, तो कभी एनवायरनमेंट की, तो कभी कॉटन की, कभी फार्मर्स कन्वेंशन हो रहा होता है। तो
आप समझे कि एक एक दिन में 4-4 5-5 बड़े इवेंट्स चल रहे होते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। और मैंने वाइस चांसलर बनने के बाद डीन्स को, चेयरपर्सन्स को ये ऑथराइज किया, ये एम्पावर किया कि वो ये इवेंट्स करें, क्योंकि इसी से स्टूडेंट की भी एक तो एजुकेशन होती है, वो बहुत हाईली नॉलेजेबल लोगों को सुनते हैं स्टूडेंट्स, उससे उनकी ग्रूमिंग होती है। जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने रिसर्च का टॉपिक ढूंढने में मदद होती है। और फिर जो सोसाइटी के साथ लिंकेज है, इंडस्ट्री के साथ या कम्युनिटी के साथ, वो स्ट्रेंथन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा फेडरल मिनिस्टर्स, हर हफ्ते कोई ना कोई फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर आया होता है किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस में। तो अब इतनी बड़ी ये तादाद है कि इसका हिसाब रखना भी जो है फीजिबल नहीं है। हमने अभी बड़ी खुशी हुई कि कराची यूनिवर्सिटी में मल्टी डे उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरह की हमने 2020 में ऑर्गेनाइज की थी बहावलपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल। तो वो 3 डे इवेंट था और बड़ा शानदार था। अब 2021 में कराना था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। अब इरादा 2022 का है इंशाल्लाह ताला, फरवरी मार्च में, अल्लाह करे कि कोविड की कोई वेव ना आए। तो बहावलपुर लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल करेंगे। उसमें पूरे मुल्क से हम लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे चोलिस्तान जीप रैली भी उसके इर्द गिर्द होती है। तो इस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, जो कॉटन का मुल्क में रिवाइवल है, आप ये देखें कि इस साल तकरीबन 9.5 से 10 मिलियन बेल्स के दरमियान होने वाली है कॉटन की, जबकि ये नंबर गिर के 5 मिलियन बेल्स पे जा चुका था। तो इसको ऊपर लेके जाना है और 16 मिलियन बेल्स पे लेके जाना है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की वैरायटीज कॉटन की हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं, जिससे कॉटन का रिवाइवल हो रहा है। और इस साल जो कॉटन के सीड्स की हमने वैरायटीज ऑक्शन की थी, उससे तकरीबन यूनिवर्सिटी को 100 मिलियन की इनकम हो रही है रॉयल्टीज में। तो इस हवाले से भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक 4th जनरेशन यूनिवर्सिटी बन गई है कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शलाइज हो रही है। और ये न सिर्फ एग्रीकल्चर में हो रहा है, बल्कि वेटनरी और दीगर शोबों में भी हमारी जो फैकल्टी है वो गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे चाहे सोशल वर्क हो, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी का, जैसे डॉक्टर रुखसार ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अपने मुल्क की और अपने इलाके की खास तौर पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरह से लीड करना होता है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करना होता है। तो वो तभी कर सकती है जब इंगेज्ड हो, जब आप फैकल्टी को एम्पावर करें कि भाई आप जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 1 साल पहले एक सिंडिकेट मीटिंग में हमने पॉलिसी अप्रूव कराई कि फैकल्टी मेंबर्स के लिए टोटली इसको डीक्रिमिनलाइज किया कि अगर वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कम्युनिटी के किसी प्रोजेक्ट पे और उससे उनको इनकम भी होती है, तो वो मुकम्मल तौर पे उनकी अपनी इनकम है। और यूनिवर्सिटी इसको इनकरेज करती है कि फैकल्टी मेंबर्स एंगेज हो, क्योंकि जब फैकल्टी मेंबर्स एंगेज होंगे कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्री के साथ, तो वो स्टूडेंट्स को भी उस काम में एंगेज करेंगे। और फिर जब वो टीच करने आएंगे फैकल्टी मेंबर्स, तो वो ऐसी मिसालें बच्चों को देंगे पढ़ाने के लिए, ऐसे समझाएंगे जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगी, जिससे बच्चों को सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि बच्चों की जो करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट है, तो हर टीचर आपका, हर फैकल्टी मेंबर जो है वो प्रैक्टिकली एक करियर काउंसलर और प्लेसमेंट अफसर बन जाएगा। जहां आपने 50,000 बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेस करना है, तो वो एक दफ्तर से नहीं हो सकता। अगरचे हमने एक अच्छा दफ्तर भी बनाया है, लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि जो हमारे 1000 या 1200 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हर फैकल्टी मेंबर एक प्लेसमेंट अफसर बन जाए और अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करें इंडस्ट्री के साथ, कम्युनिटी के साथ। तो ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, लेकिन हमने इसमें पिछले 2.5 साल में पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं, जिससे जो इसका अपना विजन और मिशन है, जो इसके एक्ट में इंश्राइंड है, वो प्ले करने में और एक नॉलेज इकोनॉमी के लिए कैटलिस्ट का एक रोल प्ले करने के लिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज इकोनॉमी में ये है कि अब तमाम शोबाजात, एग्रीकल्चर, माइनिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इंफॉर्मेशन का रोल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रोल बहुत बढ़ चुका है। तो जो जो हर डिसिप्लिन है, उसके बच्चों को ट्रेन करना है कि अपने डिसिप्लिन में इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं। तो और बच्चों को हमने ट्रांसफॉर्म करना है कि वो उनके अंदर वो स्किल्स हों जो नॉलेज इकोनॉमी के लिए चाहिए, जहाँ रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, जहाँ कोलैबोरेशन और टीम वर्क होना चाहिए। तो इस हवाले से जो एक्टिविटीज हैं
जब ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं तो बच्चे भी उसमें, स्टूडेंट्स भी इंगेज होते हैं, और स्टूडेंट्स के बगैर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। तो जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लर्निंग प्रोसेस जो है आजकल जी सबसे इफेक्टिव जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कि जो जी आप थ्योरी पढ़ें उसका कोई ना कोई आप प्रैक्टिकल कोई प्रैक्टिस करें स्मॉल स्केल के ऊपर या इंडस्ट्री में जाके, तब कॉन्सेप्ट की जो बच्चे के अंदर है वो इंटरनलाइज होता है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो नॉलेज में ट्रांसफॉर्म होती है। जी तो ये प्रोसेस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2.5 साल से जारी है। जी जी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में हमारा नंबर तेजी से ऊपर जा रहा है। जी अब हम पाकिस्तान में 9वें नंबर पे आ गए हैं और पंजाब में, जनूबी पंजाब में पहले नंबर पे हैं। चूंकि एक माशाल्लाह। बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ये जैसे हाथी की रफ्तार से मूव करती है, लेकिन जब एक दफा भागना शुरू हो जाती है तो फिर इसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है, तो फिर ये आगे तक जाती है, इसको रोकना भी मुश्किल होता है। जी डॉक्टर साहब जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी जबरदस्त ये बात, मैं तीन बातें अभी जो आप फरमा रहे थे तो उसमें से मैंने तीन बातें जो अखज की हैं वो ये कि एक तो ये बड़ा जबरदस्त आपने जो मुझे खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ बैठा हूँ, और जो मुझे खुशी हुई आपके साथ बात करने का, एक तो ये कि जो आपने कॉटन की बात की उस पर मैं आऊंगा। दूसरी बात ये कि बड़ी जबरदस्त बात की प्रैक्टिकल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को डिग्रियां दे रहे हैं हम और वो डिग्री लेके भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो मार्केट में किस तरीके से वो एक वैल्यू एडेड अपना रोल अदा करते हैं, और किस तरीके से वो जो है ना जो प्रैक्टिकली अपने आप को किस तरीके से वो कामयाब होते हैं। और जो ये जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन का जो लिंकेज आपने जबरदस्त ये, बस मैं आप ही की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। कि एक तो ये कि मैं एक जमाने में देखा करता था पाकिस्तान का कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो ज्यादा था और कॉटन कंट्री कहलाता था, और बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, तो लेकिन अब राइस, ठीक है राइस भी हमारा एग्रीकल्चर में ही आता है, अब राइस का एक्सपोर्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली कॉटन से। एक बात। दूसरी बात ये कि ये एक मेरा सवाल है कि आपकी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त काम कर रही है कि आपने जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने आप को वो जो चैलेंजेस से मुकाबला कर सकें, तो वो किस तरीके से यूनिवर्सिटी और उसका जो आपने लिंकेज बनाया है। और तीसरी बात ये कि जो आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपने जो बेसिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट को आपने बिल्कुल वो किया है कि और अप्लाइड रिसर्च पे फोकस किया है, कि वो जो प्रैक्टिकली जो चीज है, यानी बेसिक रिसर्च के बस एक किसी ने पीएचडी कर लिया, कोई एक मौजू ले लिया, अब उससे बेसिक रिसर्च है, उसका फायदा ना उसको हो रहा है, ना मुल्क को, ना सोसाइटी को, ना किसी को। तो उससे बेहतर ये है कि वो कोई ऐसा 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 कोई प्रोजेक्ट पे काम करे जिसका फायदा कम से कम मुल्क को, कौम को हो, जो आपकी बातों से मुझे जाहिर भी हुआ। तो डॉक्टर साहब इसमें जरा और मजीद फरमाइए कि किस तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी ये काम करें जो आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है अंडर योर काइंड लीडरशिप। तो और दूसरा ये कि कॉटन का जो हमारा जो एक बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता था अब वो कम हो गया है, तो उसको किस तरीके से कोप अप करें हम, बीइंग मुल्क और कौम पूरी कंट्री लेवल पर, और उसमें क्या रोल अदा कर सकती है आपकी यूनिवर्सिटी अंडर योर काइंड लीडरशिप के, और जो मुल्क की दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए। और साथ साथ मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज को मोटिवेट करेंगे कि ये जो आपका जो जबरदस्त किस्म का प्रैक्टिकली ये मुजाहरा कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मार्केट में जाने के लिए जो तैयार कर रहे हैं, फील्ड में जाने के लिए, और प्रैक्टिकल जो आप उनको जो नॉलेज दे रहे हैं, उसी सिलसिले में बस फरमाइए किस। जी जी डॉक्टर रुखसार, आपने काफी सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, तो मैं कॉटन के हवाले से थोड़ा सा इस पे रोशनी डालूंगा कि जो कॉटन का डिक्लाइन है पाकिस्तान में उसके कॉजेज मल्टीपल हैं, लेकिन लेकिन तमाम कॉजेज मैन मेड नहीं है। सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्लाइमेटिक चेंजेस का है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रही है, एक हीट स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और वाटर स्कैरसिटी हो रही है, और फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कॉटन की जो काश्त है वो प्रॉफिटेबल नहीं रही, तो फार्मर्स जो हैं वो शुगर केन की तरफ शिफ्ट हुए, जो कि बहुत ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप है। तो इशू ये है कि कॉटन के अंदर जो इनपुट्स इस्तेमाल होती हैं, जो जितनी खाद लगानी पड़ती है, जितनी एफर्ट करनी पड़ती है, लेबर की कॉस्ट, मटेरियल्स की कॉस्ट, बीज की कॉस्ट, और फिर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उससे यील्ड जो है वो कम हो गई है हमारी।
तो ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी बीज के अंदर, कि वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, फिर वायरस के अटैक्स हैं, कर्ली लीफ वायरस है, फिर जो पेस्ट्स हैं डिफरेंट तरह के, तो उसमें एंटोमोलॉजी की जो प्रैक्टिस है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें करके जो उसकी बीज है उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमारे साइंटिस्ट ने की है। उसका लीफ का साइज छोटा किया है, लीफ की एक साइड चिकनी की है ताकि उस पे इंसेक्ट अंडे ना दे सके, छोटा साइज करके जो पानी का ज़िया है, पत्तों से जो इखराज होता है उसको कम किया है, और फिर मुख्तलिफ और कॉम्पैक्ट वैरायटीज डेवलप की हैं कि 1 एकड़ पे बजाय इसके कि 20,000 पौधे लगे, 50,000 पौधे लग सके ताकि पर एकड़ यील्ड बढ़ाई जा सके। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए ऐसी वैरायटी डेवलप की है जो 4 हफ्ते कम लेती है फुल मेच्योर होने में, क्योंकि जो गर्मियां हैं वो अब बढ़ रही हैं, ज्यादा गर्मी आ रही है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उस गर्मी में खास तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ते हैं। तो अगर जो कॉटन क्रॉप है वो उससे पहले मेच्योर हो जाए तो जो मेजर पेस्ट का अटैक है और दूसरी तरह के जो पेस्ट उस सीजन में आते हैं वो नहीं उस पर अटैक कर सकेंगे। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम है जिसमें क्लाइमेटिक चेंजेस का भी इफेक्ट है, सॉइल के इश्यूज हैं कि हमारी जो जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। हमारी जो सॉइल है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है कि चंद एक साल तो फार्मर बहुत जबरदस्त किस्म की यील्ड ले सकता है, लेकिन उसके बाद वो सॉइल जो है वो बेजान हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहती। तो हम कुछ ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लेकर आए हैं, जैसे हमने एक नेशनल सेंटर फॉर इंटरक्रॉपिंग भी बनाया है जिसमें सोयाबीन और मेज की इंटरक्रॉपिंग को कामयाबी से साउथ पंजाब में डेमोस्ट्रेट किया है और पूरे पंजाब में, और अब उसको रोल आउट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की मदद से, जिसमें ये है कि जो सोयाबीन है उसकी इंपोर्ट तकरीबन $2 अरब पे जा रही है, क्योंकि वो पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल होता है, और पोल्ट्री जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का हिस्सा है। और 6 हफ्ते में जो पोल्ट्री जो चिक तैयार करना होता है फीड के लिए, उसके लिए सोयाबीन से बेहतर कोई और क्रॉप नहीं है। लेकिन ये तमाम तर सोयाबीन इंपोर्ट होता है क्योंकि पाकिस्तान में 30 साल के अरसे में सोयाबीन एक फेल्ड क्रॉप थी। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सैयद अली रजा, जिनको प्राइम मिनिस्टर ने भी रिकॉग्नाइज किया, वो चाइना से इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे फायदेमंद तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से फार्मर मेज और सोयाबीन को एक ही खेत में काश्त कर सकता है। और सोयाबीन जो है चूंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है तो वो जमीन को फर्टाइल करने में जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रिलीज करती है और ऐसे केमिकल रिलीज करती है जिससे जो दूसरी क्रॉप है उसके लिए फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो दूसरी क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है, सोयाबीन से भी एक प्रॉफिट आता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती है, और नेट रिजल्ट ये है कि फार्मर खुशहाल भी होता है और सॉइल आपकी जो है वो राइट, 10, 20, 50, बहुत 100 साल ज़बरदस्त के सर। लिए सर, हम इस्तेमाल चाहेंगे के काबिल होती बिल्कुल ज़बरदस्त। आपने 1-2-3 सवाल हैं हमारे छोटे-छोटे से जवाब मतलूब हैं। एक तो ये है कि जो लड़के आमा ख़ास आलिया अलमिया कर लेते हैं और उनको आप यकीनन रिकग्नाइज़ भी करते हैं ताकि वो एमफ़िल या पीएचडी करें। तो जो जिस तरह विफ़ाक़ुल मदारिस बना हुआ है, इत्तेहादुल मदारिस बना हुआ है, जिस तरह सलफ़िया बना हुआ है, तो ये जो बोर्ड बने हुए हैं, तो क्या आप लोगों के साथ एफ़िलिएटेड होते हैं या आप लोग खुद उनको एफ़िलिएटेड इस तरह है कुछ? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये एक तारीखी तौर पे तो ये यूनिवर्सिटी जो थी, ये वो बोर्ड होती थी 1973 तक और 74 तक, जब तक ये जनरल यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। उस वक्त तक यही यूनिवर्सिटीज की डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन थी, इस्लामिया जामा इस्लामिया बहावलपुर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब ये यूनिवर्सिटी बन गई तो वो लिंक टूट गया और जो आपके मदारिस हैं अनफॉर्चुनेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अनफॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में चले गए और इनका मिसयूज होने लगा। और फिर अब ये 30 साल के बाद कौम को वापस ये ख्याल आया और सबको ख्याल आया कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में और यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड होने चाहिए थे। यही जरूरी है कि जब इन मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनकी डिग्री की रिकग्निशन का तो इशू नहीं है, क्योंकि जो आपने डिफरेंट इनके लेवल्स बताए हैं, कोई लेवल एफए के बराबर समझा जाता है, कोई बीए के बराबर और कोई एमए के बराबर। उस बेसिस पे हम न सिर्फ इनको दाखिले देते हैं बल्कि उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज हैं जो मदारिस के बच्चे हैं खास तौर पे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसी जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं वो मदारिस के को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें और इनके सेपरेट बोर्ड्स होने के बजाय यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल और फैकल्टी है उससे इनको एफिलिएशन और इनकी मॉनिटरिंग और इनका डिग्री अवार्डिंग स्टेटस वहां से आना चाहिए, ताकि ये जो तबकाती निज़ाम और कई तरह का निज़ाम तालीम मुल्क में चल रहा है इसके बजाय एक तरह का मुल्क में निज़ाम तालीम हो और सारी जो लहरें हैं वो एक ही धारे में शामिल हों।
अच्छा सर, दूसरा ये है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी इतनी कदीम और इतनी ज़बरदस्त और बड़ी है, तो क्या कोई रेडियो स्टेशन आपका है एफ़एम वगैरह जिससे ये तमाम हमारा एफएम स्टेशन है और वो ब्रॉडकास्ट करता है। रिसेंटली हमारे डॉक्टर राना शहजाद साहब हैं जो उसको हेड कर रहे हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट एंड टीवी, तो रेडियो और इंटरनेट टीवी दोनों। और इसका स्टेशन हमारा था जो हमारा मेन कैंपस शहर से बाहर था, अब हम इसको अपने जो ओल्ड कैंपस है उसमें शिफ्ट करके बड़ा ट्रांसमीटर लगा रहे हैं और इसको ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। अभी ये ऑपरेशनल है, इसमें मीडिया स्टडीज के बच्चे ट्रेन होते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसमें नया इक्विपमेंट लगाया जाए, नया ट्रांसमीटर, और इसकी सर्विसेज को 24 घंटे के लिए चलाया जाए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि आप तमाम वाइस चांसलर कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं आपस में बैठ के, कोई नए आइडियाज़ कोई तख्लीक करते हैं सारे वीसीस मिलके? ये बहुत अच्छा सवाल है। हायर एजुकेशन कमीशन ने एक वाइस चांसलर्स कमेटी बनाई है जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद में था, तो अब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हर यूनिवर्सिटी को उसके अपने जो डिफरेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं दोनों को बुला के डिफरेंट दिनों में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के दिन हैं जहां उनसे की एक दूसरे के साथ हैंड शेकिंग कराई जाती है। और हम तो पहले से ही अपने भावलपुर चेंबर के साथ बहुत स्ट्रांगली मिलके काम कर रहे हैं, बल्कि न सिर्फ ये कि उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, बल्कि उनके तवसुत से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जो गुजरात चेंबर है जो हमसे आप समझे कि तकरीबन कोई 300 किलोमीटर के दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया है पंजाब का एक बड़ा कामयाब, उसके साथ हमने भावलपुर चेंबर के तवसुत से 3 वे लिंकेज स्टैब्लिश किया ताकि बच्चों की इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट हो सके। तो इस वक्त पूरी कौम जो है उसकी सोच तो ऐसे ही है। वाइस चांसलर्स जो हैं जो एक रीजन में यूनिवर्सिटीज हैं उनके ज्यादा मुलाकात होती है, पंजाब लेवल पे मुलाकात होती है, लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमें ज्यादा वाइस चांसलर्स को इस चीज पे फोकस करना चाहिए। जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सारी अच्छी बातें, लेकिन ये तब इनके असरात मुकम्मल तौर पे नजर आएंगे जब तमाम यूनिवर्सिटीज यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगी। और उसके लिए जरूरत इस बात की है जो यूनिवर्सिटी की लीडरशिप है, वाइस चांसलर खास तौर पे, वो जातियात और सियासियात के बजाय वो टीम को लेके साथ चले और उनको फैकल्टी को एक विजन और ऑब्जेक्टिव दे। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपस में एक दूसरे के साथ एक माहौल ऐसा बना रहेगा कि जिसे कहते हैं एक तरह से लड़ाई वाला माहौल, तो इदारा जो है उसमें सिनर्जी नहीं आएगी, 1 और -1 मिलके 0 हो जाएंगे। मेरा सही। फलसफा ये है कि 1+1 = 11 एंड 1+1+1 = 111। तो उसके लिए जरूरत है कि तमाम जो यूनिवर्सिटी में स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी बजाय जो ग्रुपिंग्स हैं वो मौजूद तो रहेंगी, लेकिन लेकिन उनको बालाए ताक रख के वाइस चांसलर जो है वो अपने आप को तमाम फैकल्टी का लीडर समझे और तमाम फैकल्टी को एक तरह से इंसाफ की बुनियाद पे ट्रीट करें और उनको एम्पावर करें। और जो अपने इख्तियारात हैं वो डीन्स और चेयरपर्सन और एक टीचर तक इख्तियारात पहुंचाएं, ताकि क्योंकि जो इफेक्टिव ये स्ट्रेटेजी तब होगी जब इसमें टीचर, क्योंकि देखें मैं सिंपली आपको एक बात बताता हूँ कि एक टीचर कहा जाता है गुड टीचर एक्सप्लेन्स, एन एक्सीलेंट बेटर टीचर डेमोस्ट्रेट्स, एन एक्सीलेंट टीचर इंस्पायर्स। इंस्पायर का मतलब होता है कि आपने किसी को मुतहर्रिक कर दिया। तो लीडरशिप की भी डेफिनेशन ये है कि इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू डू मोर और बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर। तो हर टीचर जो है वो अपनी हैसियत में एक लीडर है। अगर वो बच्चों को इंस्पायर कर देता है तो फिर ये जो हमारे यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, फिर कोई चीज इनके लिए नामुमकिन नहीं होगी, क्योंकि इस दौर में जो इंफॉर्मेशन का हुसूल है वो बहुत आसान हो चुका है। सिर्फ सही। ये है कि आपने इंस्पिरेशन देनी होती है यंग लोगों को, उनको एक रास्ता दिखाना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनको रोल मॉडल्स देने होते हैं। तो वो रोल मॉडल सिंपली वाइस चांसलर अकेला नहीं हो सकता, बल्कि वाइस चांसलर, डीन, चेयरपर्सन और हर टीचर स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होगा। तो फिर स्टूडेंट जो हैं, जैसे अगर हमारे पास 50,000 स्टूडेंट हैं तो ये 50,000 मुस्तकबिल के लीडर्स हैं, और हम अपने मुस्तकबिल को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। जितने अच्छे लीडर्स कल के लिए प्रोड्यूस करेंगे उतना अच्छा हमारा मुस्तकबिल होगा। और मैं सर पैगाम आखिरी देना सवाल। चाहता हूँ जी। यंग आ, लोगों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कि आप सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स नहीं होंगे, बल्कि आप अपने आप को डेवलप करें। आप दुनिया के लीडर्स आपने बनना है, आपने बिल्कुल। दुनिया को तब्दील करना है। अच्छा सर, आखिरी सवाल में छोटा-सा जवाब ही मतलूब है कि एक्सपो वगैरह, मार्केटिंग वगैरह यूनिवर्सिटियों की हमारी हो रही है। क्या इस तरह कुछ है तरीक़ेकार जिससे एक्सपो हो, वहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटियों को बुलाया जाए?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, मैंने अपने यहाँ फैकल्टी लेवल पे ये किया है कि हर फैकल्टी ये जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस कराती है, रिसर्च और टेक्निकल, ये तो हों, लेकिन हर फैकल्टी जो है वो, जिसको आप एक्सपो कह रहे हैं, मैं कन्वेंशन भी इसको कह सकते हैं, चाहे फार्मेसी की फैकल्टी फार्मेसी कन्वेंशन करे, जो जो एग्रीकल्चर है वो फार्मर्स कन्वेंशन करे, जो हेल्थ की फैकल्टी वो डिफरेंट कन्वेंशन करे। और हमारे यहाँ बड़ी रेगुलरली अभी ये कन्वेंशन हो रहे हैं। अब ये कन्वेंशन जो है, ये इसके अंदर क्वाड्रुपल हिलिक्स मॉडल इस्तेमाल होगा कि यूनिवर्सिटी एकेडमिया आएगी, इंडस्ट्री आएगी, गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स आएंगे और सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, और ये चारों एक दूसरे से जो मुकालमा करेंगे और जो असेसमेंट करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आएंगे और इंडस्ट्री और पॉलिसी मेकर लिंकअप होंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, इंडस्ट्री की क्या मुश्किलात हैं। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को ये बताएगी कि मुझे जो ग्रेजुएट चाहिए उनमें कौन सी क्वालिटीज चाहिए, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या तब्दीलियां करें, और यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेसमेंट करेगी। तो तकरीबन हमारे यहाँ हर फैकल्टी के कन्वेंशंस हो रहे हैं, जिसको आप एक्सपो कहते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी आके स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि 2-3 यूनिवर्सिटीज मिलके ये एक्सपो या कन्वेंशन भी कर सकती हैं जो एक ही करीब करीब वाक़े हैं। और हम हमेशा, हमारे पास एक मुल्तान में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर अक्सर इवेंट्स में उनके साथ ताउन करती है, मिलके भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरह हमारे अपने शहर में एक वेटनरी की डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है। तो हम ओपन है कि हम डिफरेंट अपने एकेडमिक पार्टनर्स और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ मिलके, जिसको आप एक्सपो ये कह रहे हैं, मैं उसको कन्वेंशन कह रहा हूँ, लेकिन वो सिंपली रिसर्च और बुकिश नॉलेज या वो वाले बहुत ही जिसे कहते हैं साइंटिफिक रिजल्ट नहीं पेश करेगा, बल्कि ये जो 4 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, सोसाइटी और एकेडमिया, इनको एक दूसरे के साथ लिंक अप करेगा। सही। सर कोई आइडिया, कोई मशवरा देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पैगाम जैसे अभी थ्रू आउट यही बात हो रही थी, जो डॉक्टर रुखसार साहब ने भी कही, वो पैगाम यही है कि दुनिया में इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है, नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, इस वक्त ग्लोबलाइजेशन है, कंपटीशन ग्लोबल है। न सिर्फ सर्वाइवल के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ को हम एम्पावर करें। गवर्नमेंट को भी जो है यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी है उसको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज अपने फैसले, अपने पॉलिसीज बना सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और जो ब्यूरोक्रेसी की या सियासी मुदाखलत होती है उसको मिनिमाइज किया जाए, ताकि ताकि यूनिवर्सिटीज इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकें। डॉक्टर रुखसार अहमद साहब कोई पैगाम देना चाहें? आवाज आपकी मैं बंद है जी डॉक्टर। जी मेरा बस यही पैगाम है स्टूडेंट्स को खास तौर पर कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान की तामीर करें, दिल से करें, और जो काम भी करें ईमानदारी से करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया, मुफीद मालूमात दी। और बहुत शुक्रिया इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, आपने मुफीद मालूमात दी, हमारी रहनुमाई की, और आपको तमगा इम्तियाज़ मिला, उसके लिए भी मुबारकबाद आपको। और इस नेक तमन्नाओं के साथ के यकीनन हमारी जो यूनिवर्सिटी अपना बेहतरीन तौर पर किरदार अदा करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली की दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।